क्या एक सरकार को मंदी के दौरान पैसा खर्च करना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसने इकोनॉमिक्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और इसका जवाब हमें मिलता है जॉन मेनार्ड कीन्स के क्रांतिकारी विचारों में। चलिए आज इन्हीं विचारों को एक-एक करके समझते हैं। सोचिए, सरकार एक पुल बनाने पर पैसा खर्च कर रही है और दूसरी तरफ एक लोन पर ब्याज दर तय हो रही है। पहली नज़र में ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, कीन्स ने हमें दिखाया कि ये असल में एक ही कहानी के दो ज़रूरी हिस्से हैं और इसी कहानी ने मॉडर्न इकोनॉमिक्स की नींव रखी। तो कीन्स के विचारों को समझने के लिए हमें पहले उस दौर में चलना होगा, उस समस्या को समझना होगा जिसे वो हल करने की कोशिश कर रहे थे। वो दौर था 1930 के दशक की महामंदी का, यानी द ग्रेट डिप्रेशन का। देखिए, उस जमाने में जो क्लासिकल सिद्धांत था वो ये समझाने में पूरी तरह नाकाम रहा कि आखिर ये संकट इतना गहरा और इतना लंबा क्यों खिंच गया। बाजार खुद को ठीक ही नहीं कर पा रहे थे। और बस ठीक इसी मौके पर जॉन मेनार्ड कीन्स ने एक बिल्कुल नए और क्रांतिकारी आइडिया के साथ एंट्री ली। कीन्स का तर्क बहुत सीधा और पावरफुल था। उन्होंने कहा कि किसी भी इकोनॉमी का असली इंजन कुल मांग होती है। मतलब लोग, कंपनियां और सरकार ये सब मिलके कितना खर्च कर रहे हैं। यही खर्च तो प्रोडक्शन और नौकरियों को चलाता है। और कीन्स ने कहा कि कभी-कभी इस इंजन को एक बाहरी धक्के की जरूरत पड़ती है इसे स्टार्ट करने के लिए। अब कीन्स के सिद्धांत के केंद्र में है निवेश का कॉन्सेप्ट। लेकिन उनके लिए हर तरह का निवेश एक जैसा नहीं था। उन्होंने इसे दो अलग-अलग टाइप में बांटा और ये अंतर, जैसा हम देखेंगे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को ऐसे समझिए जैसे कोई निवेशक जो मौसम देखकर फसल उगाता है। जब इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो वो ज्यादा निवेश करेगा। लेकिन दूसरी तरफ है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ये उस किसान की तरह है जो एक बांध बनाता है। वो आज के मौसम की परवाह नहीं करता, बल्कि भविष्य को देखकर एक बड़ा और लंबा निवेश करता है। जैसा कि इस टेबल में साफ दिख रहा है, सबसे बड़ा फर्क है मकसद का। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के लिए होता है, जो अक्सर प्राइवेट सेक्टर करता है। वहीं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट आमतौर पर सरकार करती है, पब्लिक के भले के लिए। और कीन्स के लिए यही वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट था जो मंदी से बाहर निकलने का सबसे बड़ा जरिया था। तो सवाल ये उठता है कि कंपनियां और सरकारें कितना निवेश करेंगी? इसका एक बहुत बड़ा जवाब छिपा है ब्याज दरों में। और यहां भी कीन्स ने पुरानी सोच को पूरी तरह से चुनौती दे दी और ब्याज दरों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया पेश किया। पुरानी सोच कहती थी कि ब्याज दर आपकी बचत का इनाम है, लेकिन कीन्स ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्याज दर असल में वो कीमत है जो आपको अपना कैश, अपनी लिक्विडिटी छोड़ने के लिए मिलती है। ये उस सुरक्षा और आसानी को छोड़ने का मुआवजा है जो कैश हाथ में रखने से मिलती है। तो हम सब कैश रखना क्यों चाहते हैं? कीन्स ने इसके 3 बड़े कारण बताए। पहला, ट्रांजैक्शन मोटिव, यानी रोजमर्रा के खर्चों के लिए। दूसरा, प्रिकॉशनरी मोटिव, यानी किसी इमरजेंसी के लिए, सावधानी के तौर पर। और तीसरा है स्पेकुलेटिव मोटिव, मतलब बाजार के उतार चढ़ाव से फायदा उठाने के मौके के लिए। अच्छा, अब जब हम निवेश और ब्याज दरों को समझ चुके हैं, तो चलिए इन सारे आइडियाज को पूरी इकोनॉमी से जोड़ते हैं। और इसके लिए हमें कीन्स के सबसे पावरफुल टूल को समझना होगा, गुणक प्रभाव या द मल्टीप्लायर इफेक्ट। इसका जो मूल सिद्धांत है वो सुनने में बहुत आसान लगता है। एक इंसान का खर्च दूसरे इंसान की आमदनी बन जाता है। लेकिन ये छोटा सा आइडिया एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू करता है जो किसी भी शुरुआती निवेश के असर को कई गुना, जी हां, कई गुना बढ़ा देता है। तो सोचिए, जब सरकार किसी प्रोजेक्ट पर पैसा लगाती है तो वो पैसा वहीं रुक नहीं जाता। वो पैसा किसी शांत तालाब में फेंके गए पत्थर की तरह है जो एक के बाद एक लहरें पैदा करता है और अर्थव्यवस्था में कई लोगों के लिए इनकम बनाता जाता है। तो इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये हो सकता है कि 200 करोड़ का एक शुरुआती निवेश पूरी नेशनल इनकम में 1000 करोड़ तक का इजाफा कर सकता है। यही है वो 5 गुना का शक्तिशाली गुणक प्रभाव। अब चलिए इन सभी अलग अलग टुकड़ों को, निवेश, ब्याज दरें और इनकम को एक साथ जोड़ते हैं। इसे समझने के लिए अर्थशास्त्रियों ने एक बहुत ही जबरदस्त ग्राफिकल टूल बनाया जिसे ISLM मॉडल कहते हैं। ये मॉडल हमें पूरी अर्थव्यवस्था की एक तस्वीर एक ही फ्रेम में दिखा देता है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। सबसे पहले है हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ये एक सिंपल सा रूल दिखाता है, जब ब्याज दरें कम होती हैं, यानी उधार लेना सस्ता होता है, तो कंपनियां ज्यादा निवेश करती हैं। सीधा सा हिसाब है। और इसी रिश्ते से हमें मिलता है हमारा IS कर्व।
ये कर्व उन सारे पॉइंट्स को दिखाता है जहां सामान और सेवाओं का बाजार यानी गुड्स मार्केट संतुलन में है, और ये संतुलन तब होता है जब इकोनॉमी में कुल इन्वेस्टमेंट आय कुल सेविंग एस के बराबर हो जाता है। अब इसमें दूसरा टुकड़ा जोड़ते हैं, LM कर्व। ये मनी मार्केट में संतुलन को दिखाता है, यानी ये वो पॉइंट है जहां लोग जितना कैश अपने पास रखना चाहते हैं वो इकोनॉमी में मौजूद कुल मनी सप्लाई के बराबर हो जाता है। और अब आता है असली जादू, वो जगह जहां ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को काटते हैं। ये एक अकेला पॉइंट हमें वो स्वीट स्पॉट दिखाता है जहां पूरी की पूरी इकोनॉमी एक साथ संतुलन में है। ये हमें बताता है कि इकोनॉमी में संतुलन वाली ब्याज दर और नेशनल इनकम का लेवल क्या होगा। तो ये सब ग्राफ्स और कर्व्स आखिर इतनी ज़रूरी क्यों हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये असल में सरकारों और सेंट्रल बैंकों के लिए एक रोड मैप है, एक गाइड है कि वो इकोनॉमी की दिशा कैसे तय कर सकते हैं। याद है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो निवेश जो सरकार करती है। जब सरकार एक नया हाईवे या पुल बनाने का फैसला करती है तो ये उस ISLM मॉडल में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अब देखिए होता क्या है, सरकार का खर्च बढ़ा तो निवेश की मांग बढ़ गई, जिससे ये पूरी इन्वेस्टमेंट लाइन दाईं ओर खिसक जाती है। इसके चलते पूरा का पूरा IS कर्व भी दाईं ओर खिसक जाता है, और इसका नतीजा ये होता है कि नेशनल इनकम एक नए और ऊंचे लेवल पर पहुंच जाती है। और यही कीनेशियन फिस्कल पॉलिसी का सार है, यानी मंदी के वक्त इकोनॉमी को सहारा देने के लिए सरकार सोचे समझे तरीके से एक्शन ले। और यहीं से वो बहस शुरू होती है जो आज भी चल रही है कि हम आर्थिक विकास और स्थिरता के बीच वो सही संतुलन आखिर कैसे बना सकते हैं।